यूएसए ने कितने सारे देशों की सरकार गिराई है और कितने देशों को नस्तानाबूद किया है। वॉशिंगटन पोस्ट 2016 के हिसाब से कोल्ड वॉर के एरा में 72 बार अलग अलग देशों का रिजीम चेंज करने की कोशिश की है यूएसए ने। आप इस विकिपीडिया के पेज पे जाके देख सकते हो। चाहे 1865 में मैक्सिको में बेनिटो जोरेस को सपोर्ट करके फ्रांस के पपेट रूलर मैक्सिलियन I को हटाना हो, वर्ल्ड वॉर I में जर्मनी, वर्ल्ड वॉर II में जापान, जर्मनी, इटली और वो सारे देश जो इन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए थे, उनकी सरकार बनानी हो तो इस सब के पीछे ज्यादातर रोल आता है यूएसए का। तो अब ऐसा क्या हुआ है जो यूएसए बौखला गया है? कभी रशिया पे सैंक्शंस लगाता है तो रशिया कहता है भाड़ में जाओ, मैं अपने बलबूते पे ऑयल बेच लूंगा। चाइना पे टैरिफ लगाता है तो चाइना कहता है मैं नहीं डरता तुमसे। चाइना पलट कर दोबारा टैरिफ लगा देता है और बोलता है इनको रेयर अर्थ मटेरियल देना बंद कर दो। अब कहां से बनाओगे माइक्रोचिप्स और कहां से बनाओगे सोलर पैनल? इंडिया जो कुछ समय पहले ही दोस्त हुआ करता था यूएस का, यूएसए ने हम पे भी टैरिफ लगा दिया है कि रशिया से तुम ऑयल और फाइटर जेट्स खरीदोगे तो वो पैसा रशिया यूक्रेन वॉर में जाएगा, जिससे यूक्रेन में और ज्यादा लोग मरेंगे। जहां यूक्रेन भी बोलता है कि इंडिया का रशियन ऑयल खरीदना गलत डिसीजन है, इंडिया कहता है तुम दोनों की मांगी और स्टिल रशियन ऑयल खरीदता है। पाकिस्तान को बैक करके इंडिया पे पहलगाम अटैक करवाया जाता है, पर इंडिया वैसे का वैसे खड़ा रहता है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इंडिया और चाइना के नेबरिंग कंट्रीज की सरकारें गिर रही हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं यूएस का ही हाथ है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इनके आसपास के देशों में इंस्टेबिलिटी आएगी तो उसका इफेक्ट इन देशों पे भी जरूर पड़ेगा। इसकी बात एक अलग वीडियो में करेंगे। अभी के लिए ये जानते हैं कि ऐसी क्या टेंशन खाई जा रही है यूएस को रशिया, इंडिया और चाइना से, और कैसे आने वाले 10 से 12 सालों में एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूएसए को। इसका सीधा जवाब है ब्रिक्स। It includes the founding members, of course, that's Brazil, Russia, India, China, South Africa. BRICS was set up to degenerate our dollar. This is a story about how the world's most powerful, richest country is slowly losing its influence. वीडियो की शुरुआत में करूंगा एक ऐसी हिस्टोरिकल ड्राइंग से जो आज बहुत ज्यादा मायने रखती है। यह है रॉबर्ट बॉब माइनर की। इन्होंने 1925 में ये ड्राइंग बनाई थी जिसका टाइटल था वन डे देल वेक अप, जिसमें दिखाया गया है कि एक दिन अफ्रीका, चाइना और इंडिया जाग उठेंगे और इतनी सदियों से जो वेस्ट ने एट्रोसिटीज करी है इनके ऊपर, उसका बदला बहुत बुरी तरह से लिया जाएगा और यूएसए, ब्रिटिश और फ्रांस कुछ नहीं कर पाएंगे। और वेस्ट की इसी डोमिनेंस को तोड़ने के लिए बना है ब्रिक्स, जो बना था 2006 के G8 समिट में जो हो रहा था सेंट पीटर्सबर्ग में। उस टाइम इसका आइडिया प्रपोज किया गया था चाइना के द्वारा, जिसको अब लीड कर रहे हैं 5 टॉप डेवलपिंग इकोनॉमीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये वो देश है जिनको कोई भी सुपर पावर हिला नहीं सकी है इतनी सेंचुरी से, जिन्होंने कई सदियों से इंपीरियलिज्म और एट्रोसिटीज झेली हैं। आज रशिया मिलिट्री स्ट्रेंथ में यूएसए को टक्कर दे सकता है अपने इतने बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल और हाइपरसोनिक मिसाइल से। वहीं चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, एक ऐसा पावर हाउस जिसने पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स की लत लगा दी है। कोई देश ये नहीं बोल सकता कि अगर चाइना के गुड्स हमें ना मिले तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये झूठ होगा भाई। वहीं इंडिया का टैलेंट और एग्रीकल्चर, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हमारे इंडिया से निकल के आता है, प्लस हमारी यहाँ की मार्केट्स इतनी ज़्यादा बड़ी है। अगर चाइना जैसे देश कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी खपत कहीं तो होगी ना, उसको कहीं तो बेचना पड़ेगा, तो वो बिकता है इंडिया में। इंडिया की मार्केट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो ये 3 वर्ल्ड पावर्स जो बढ़ रही हैं, इन्होंने ब्रिक्स बनाया अमेरिकन डॉलर पे डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए, बिकॉज उसे सबका ही लॉस हो रहा है। जो भी वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है वो अमेरिकन डॉलर में ही होता है। अब ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। शॉर्ट में आपको एग्जांपल से समझाऊंगा और आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आज से हजारों साल पहले जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो ट्रेड जो था वो गोल्ड में होने लगा, सामान लो और गोल्ड कॉइंस दो। लेकिन जब बिलिंग साइज बड़ा होने लगा और डिस्टेंस ज्यादा होने लगा तो इतना गोल्ड कैरी करना मुश्किल होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत के कोई व्यापारी हैं राम प्रसाद, वो चाइना से माल लेने जाते हैं। जो माल वो भारत में अलग अलग छोटे व्यापारियों को देंगे ताकि वो उसे बेच सके और छोटे व्यापारियों को, और वो व्यापारी ग्राहकों को। तो इतना सारा सोना लेके वो अपने शिप में नहीं जा सकते, क्योंकि वो सोना चोरी भी हो सकता है, कोई उसको लूट भी सकता है। यहीं पे रोल आया बॉन्ड्स का। मतलब एक व्यापारी शामू भारत में होगा और उसका एक मित्र व्यापारी जैंगी चाइना में, और उनके पास भरपूर सोना पैसा दोनों होगा। तो राम प्रसाद अपना सोना ले जाके शामू को देंगे कि हमें एक चिट बना दो, हमारा नाम लिख के कि हमें धारक को जिससे हम माल लेंगे चाइना में उसको इतना सोना देना है। वो चिट बना देगा अपनी फीस लेके, और फिर वो चिट लेके राम प्रसाद चाइना जाएंगे, जहां उन्हें मिलेगा जैंगवी, जो वहां पे मनी एक्सचेंज का काम करता होगा।
वो उनसे उस चिट को लेके उतना सोना राम प्रसाद को या उस चीन के व्यापारी जिससे राम प्रसाद माल लेंगे उसको दे देगा। आज का हवाला सिस्टम भी इसी ट्रेडिशनल कंसेप्ट पे ही चलता है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि गोल्ड ही हिस्टोरिकल करेंसी है क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। तो जो काम यहाँ ज़ैंग या शामू ने किया वही कुछ समय बाद बैंक्स करने लगे कि हमारे पास सोना रखवाओ, हम तुम्हें चिट्स देंगे और जब तुम्हें अपना सोना, लैंड या कोई भी एसेट जो तुमने अपना बैंक के पास रखवाया है वो तुम्हें जब चाहिए हो वो चिट लेके आना और एसेट ले जाना। अब इसमें सबका फायदा होने लगा क्योंकि अपने एसेट्स या मूल्यवान चीजें जैसे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स लोगों को लेके नहीं घूमना पड़ रहा था। तो जो एक एरिया, किंगडम या लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो ये करेंसी देता था और वही करेंसी पब्लिक में सर्कुलेट होती रहती थी। इसीलिए ट्रेडिशनली जैसे गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू होती थी कि उसके बदले में आप सामान ले सकते थे, वैसे ही उस करेंसी की वैल्यू होने लगी। वो भी इतनी कि हर बंदा धीरे धीरे बोलने लगा कि हमें पैसा या रुपया कमाना है। कभी आप नहीं सुनोगे कि मुझे गोल्ड कमाना है। यानी जिस देश पे दुनिया का ज्यादा सोना होगा वो उतनी ही करेंसी बना सकता है और बाकी देशों का उतना ही ज्यादा भरोसा उस देश पे होगा और वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी उस करेंसी को यूज करेगा क्योंकि उस देश की गवर्निंग बॉडी को पता होगा कि इनकी करेंसी कहीं पे भी एक्सेप्ट हो जाती है और ज्यादा करेंसी का मतलब इन पे इतना गोल्ड होगा ही, मतलब हमारा एसेट भी सेफ है। इसी तरह अर्ली 20th सेंचुरी में जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पे था और वर्ल्ड पावर था तो उनकी करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा सोना था। इसी बीच एक छोटी मूछा वाला बंदा आया और वो बोला फैसला हो ही जाए कि तुम वर्ल्ड पावर हो या हम। हिटलर ने ब्रिटिश एम्पायर को पकड़ पकड़ के मारा, पर जब वो एलाइज पावर से हारा तो उसने कहीं ना कहीं एलाइज को कई साल पीछे कर दिया था और उस टाइम पे यूएसए चुपचाप बस सोना इकट्ठा करता रहा क्योंकि उसने दोनों वर्ल्ड वॉर में बहुत हथियार बेचे थे। आखिर में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और सारे देशों की इकोनॉमी हिल गई तो वर्ल्ड का 65% गोल्ड यूएस के पास आ गया और उसने सबको कहा हमारे डॉलर में आप ट्रेड करो और जब चाहिए होगा अपना गोल्ड हमसे आके ले लेना। और सेम चीज यूएस ने ऑयल के मामले में भी करी, सऊदी के साथ हाथ मिला के कि हम आपको ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी देंगे, बस आपको वो ऑयल बेचना और खरीदना डॉलर में होगा। सऊदी ने भी एग्री कर दिया। अब सही मायने में सबको यूएस की बात माननी भी इसलिए पड़ रही थी क्योंकि सारे देशों का वॉर लड़ के बुरा हाल हो गया था और जो देश वॉर नहीं लड़ रहा था वो वॉर लड़ने वाले देशों से उसी वक्त आजाद हुआ था। तो अमेरिका इन दोनों ही सिचुएशन में नहीं था, इसीलिए वो सबसे पावरफुल था। पर इस पूरे सिस्टम से यूरोपियन कंट्रीज का ही लॉस होने लगा जिसका सबसे ज्यादा गोल्ड यूएस के पास था और कुछ टाइम बाद यूएस का वो गोल्ड रिजर्व भी खत्म होने लगा। तो उस टाइम के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने कहा कि अब कोई गोल्ड नहीं मिलेगा डॉलर के बदले, अपना ट्रेड इसी में ही घुमाते रहो। किसी देश के पास कोई आइडिया नहीं था कि अब क्या करना है, तो उन्होंने सिंपली यूएस की बात मान ली और जिसने बगावत करी उसको दबा दिया गया मिलिट्री पावर से। चाहे इराक के सद्दाम हुसैन हो या लिबिया के गद्दाफी, इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे डॉलर में ट्रेड क्योंकि हमारा लॉस होता है और इनका क्या हाल हुआ सबने देखा है। इसीलिए यूएसए जानता है कि डॉलर की वैल्यू अगर गिरी तो दुनिया आएगी उसके पास अपना गोल्ड मांगने जो वो कभी नहीं दे पाएगा। और इसीलिए वो 3 बिग जाइंट्स या पूरे ब्रिक्स से डर रहा है कि अगर इन्होंने अपनी करेंसी बनाई तो ये लोग उसी में ही ट्रेड करेंगे। प्लस अब तो और भी देश हैं जो ब्रिक्स में जुड़ गए हैं। अगर डॉलर का यूज कम हुआ तो यूएस इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, जहां मौका मिलेगा बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को आगे निकलने का जो ऑलरेडी अपनी पकड़ बना रही हैं। अब कुछ ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं और अपने देश की बात करते हैं। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आती है, बट क्या ग्राउंड लेवल पे ये बात सच है? आपको सच में ये बात लगती है कि हमारे लोगों पे इतना पैसा है, हम लोग उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी पा रहे हैं जिसे हमें जीना चाहिए? सर है बिल्कुल भी नहीं। पर क्या इसमें किसी और देश की गलती है, यूएस की गलती है या चाइना की गलती है? बिल्कुल भी नहीं। ये गलती है हमारी, इंक्लूडिंग मी, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, बाकी सारे इंडियंस और हर वो बंदा जो अपने देश के लिए मेहनत नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, वो बंदा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मेहनत नहीं कर सकता, वो बंदा अपने देश के लिए क्या मेहनत करेगा? हम लोग बहुत लंबे टाइम तक किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते। हम आज भी प्रोडक्ट्स के मामले में चाइना पे डिपेंड है, हथियारों के मामले में रशिया पे, इजराइल पे, फ्रांस पे और यूएस पे डिपेंड है। तो हम उनसे कहाँ compete कर पाएंगे? पॉलिटिक्स में जो एंटिटी ज्यादा डिपेंड होगी दूसरे के ऊपर, वो कभी भी उससे तो आगे नहीं निकल पाएगी क्योंकि वो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, तो तुम उससे कहां से compete कर लोगे? तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई हमें पहले खुद के कदमों पे खड़ा होना है, हमें अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। अब हमें उसके लिए कुछ भी मेहनत करनी पड़े। देखो आज भी लोग रह रहे हैं और आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी लोग रह रहे थे, जहां पे भी पॉलिटिक्स से तुम्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, तुम्हें कोई इतनी स्कीम्स नहीं मिलती थी, तुम्हें इंटरनेट नहीं मिलता था। लोगों ने सर्वाइव किया है, अपने आप को पाला है और अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए लड़ा है। लेकिन आज के टाइम पे जब हमारे पास सारी सहूलियत है, इंटरनेट पे पूरी दुनिया पड़ी है, आप किसी
किसी भी चीज़ के बारे में उठा के पढ़ सकते हो। आपके पास पॉलिटिक्स से, अपने जो आपकी गवर्निंग बॉडी है उससे इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं, बट स्टिल आप कुछ नहीं कर रहे हो। मोदी जी बोल बोल के थक गए कि भैया मेड इन इंडिया कर लो, मेड इन इंडिया कर लो, आत्मनिर्भर बन जाओ, बट हम नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही भैया कि हमें बैठ के खाना है, कि जैसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने देखी है आज तक वैसे में ही हम खुश रह लेते हैं। ये एक माइंडसेट है, ये कोई सिचुएशन नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा ही माइंडसेट है कि हम उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कभी छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हमें बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा, अपने शहर को, अपने देश को साफ रखना पड़ेगा, और हमें अपने घर को भी बढ़ाना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करो, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे तो आपका देश अपने आप ही बढ़ेगा। हमें इस देश को बहुत आगे लेके जाना है और हमें टक्कर लेनी है चाइना जैसे देशों से, यूएसए जैसे देशों से। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई होप कि हम उस लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच सकेंगे जहां की हमने इस पूरी वीडियो में बात करी है। तो भाई लोग, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।